SRE 2410 अब तो करने जा रहा है, जिसका जो नाम है रिव्यू ऑफ इंटरिम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन परफॉर्म बाय द इंडिपेंडेंट ऑडिटर ऑफ द एंटिटी। ठीक है, पहले इसका ऑब्जेक्टिव देख ले। ऑब्जेक्टिव जो सीधी सी बात है, यहाँ पे भी क्या कंक्लूजन ड्रॉ ही करना है। सीधी सी बात है, यहाँ पे भी तेरे को क्या है कंक्लूजन ड्रॉ करना पड़ता है। यहाँ पे भी तेरे को वही चेक करना है कि भाई हाँ एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से उसने बनाया है या नहीं, वो मैटर उसके हिसाब से। ठीक है, उसके हिसाब से तेरे को क्या करना पड़ता है, एक्सप्रेस करना पड़ता है कंक्लूजन। ठीक है, और ये कैसे, वही दोबारा से इंक्वायरिंग एंड परफॉर्मिंग एनालिटिकल एंड अदर रिव्यू प्रोसीजर करके समझ में आ गया। यहाँ पे भी वही सेम इंक्वायरी करके एंड परफॉर्म करिए क्या, एनालिटिकल एंड अदर रिव्यू प्रोसीजर को। ठीक है, मॉडरेट लेवल ऑफ, ध्यान रखिए यहाँ पे मॉडरेट लेवल ऑफ कंक्लूजन होता है। इस वाले इंगेजमेंट में मॉडरेट लेवल होता है, ध्यान रखिए इसके अंदर। तेरा ऑब्जेक्टिव डिफरेंट हो सकता है सिग्निफिकेंटली फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट। जब तू एक्चुअल में ऑडिट करेगा पूरा वो, और ये जो तूने रिव्यू करा है वो, दोनों में सिग्निफिकेंटली डिफरेंस हो सकता है, ये भी ध्यान रखियो। और एक और चीज़ का जरूर ध्यान रख लो, तेरा मैं ऑब्जेक्टिव सब बता रहा हूँ। एक और चीज़ ध्यान रखियो, जब रिव्यू कर रहा होगा इंटरनेट फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को, चार बातों को ध्यान रखियो कि भाई ये बता दो कि भाई मैं इस पर एक्सप्रेस ओपिनियन नहीं दूंगा, क्योंकि यहाँ पे सीधी सी बात है ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं करते, कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। तो ये बोल दो डज नॉट प्रोवाइड अ बेसिस फॉर एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन, और ना ही तू ऑब्टेन करेगा दूसरे पॉइंट में कि रीजनेबल एश्योरेंस दैट द IFI फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसमेच में, ना ही तू ठीक है, ना ही तू रीजनेबल एश्योरेंस ड्रॉ करेगा। तो क्या करेगा, तीसरे पॉइंट में सीधा बता दो कि मैं यहाँ पे तो इंक्वायरी करने आया हूँ, ना एनालिटिकल रिव्यू प्रोसीजर करने आया हूँ। फोर्थ पॉइंट में बता दो कि भाई मैं सिग्निफिकेंट मैटर्स को देखना आया हूँ, जिससे कि ऑडिटर्स के अटेंशन को अफेक्ट कर सके। ठीक है, समझ में आ गया। हाँ, 4 पॉइंट, पहला दो तो यही थे कि भाई तू बोल दियो कि भाई मैं यहाँ पे एक्सप्रेस ओपिनियन देने नहीं आया हूँ। सेकंड पॉइंट, मैं रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करने नहीं आया हूँ कि भाई मैं बताऊँ कि भाई हाँ फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसमेच, नहीं, मैं बस ये आया हूँ यहाँ पे करने क्या, इंक्वायरी अप्लाइंग एनालिटिकल प्रोसीजर करके, और जिससे कि सिग्निफिकेंट अटेंशन मैटर कर सकूँ टू द इफेक्ट ऑफ इंटरनल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन टू द ऑडिटर्स अटेंशंस, बस इसलिए आया हूँ मैं यहाँ पे। तो ये मेरा ऑब्जेक्टिव हो गया, सीधी सी बात है, बाहर में जाए। नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट, एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। अब इस ये टॉपिक का जो नाम है एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, वही क्या करना चाहिए, सारे वही ऑडिटर और क्लाइंट को एग्री कर देना चाहिए। सबसे पहले बात तो ये ध्यान रखिए तुम दोनों क्या हो, एग्री कर देना चाहिए एंगेजमेंट टर्म्स में। तो पहले एग्रीइंग कर लियो दोनों के दोनों, एग्री ऑन द एंगेजमेंट टर्म्स ये होगी हमारी। हाँ, और इसका रिकॉर्ड मेंटेन कर लियो सेकंड पॉइंट के अंदर। रिकॉर्ड किस में मेंटेन करेंगे, एंगेजमेंट लेटर के अंदर। पहले बता दिया, पहले तो ऊपर वाले पॉइंट में एग्री कर लेंगे तुम दोनों, फिर वो जब तुम एग्री कर लेना वो सेकंड पॉइंट के अंदर उसका जो फिर उस वो जो एग्री बात करिए उसका रिकॉर्ड कर लेना एंगेजमेंट लेटर के अंदर। थर्ड पॉइंट में ये बता देना कि भाई हाँ एंगेजमेंट लेटर से क्या मिलता है, हमें अवॉइड होता है मिसअंडरस्टैंडिंग, जिससे कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। किसके रिगार्डिंग, कि भाई नेचर ऑफ एंगेजमेंट, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ रिव्यू, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी और एश्योरेंस जो भी हमें ऑब्टेन करना है, और नेचर एंड फॉर्म ऑफ रिपोर्ट क्या होएगा। तो एंगेजमेंट लेटर से हमें ये मिसअंडरस्टैंडिंग जो 5 पॉइंट को बताई, इसकी मिसअंडरस्टैंडिंग अवॉइड हो जाती है, सीधी सी बात है। दोबारा से रिपीट करूँ तो देख लेते, दोबारा से रिपीट कर लेते। पहला, एंगेजमेंट लेटर क्यों बनाया जाता है, जिससे कि हमारा क्या पता लग सके कि नेचर ऑफ एंगेजमेंट हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप क्या है इस रिव्यू का, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी पता लग सके, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी और एश्योरेंस ऑब्टेन हो सके, एंड हमें पता लग सके कि हमें नेचर एंड फॉर्म ऑफ रिपोर्ट क्या होगा। तो ये 5 पॉइंट का जरूर ध्यान रखना है। फिफ्थ पॉइंट आ गया हमारा बात, अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग इट्स इंटरनल कंट्रोल। अब इस पॉइंट के अंदर ये जो हेडिंग है अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग इट्स इंटरनल कंट्रोल, इसमें तेरे को सिर्फ 5 बातें ध्यान रखनी है, ध्यान रखियो। पहला, अंडरस्टैंड करियो, पहला तो यही है, जो टॉपिक का नाम है वही बोल दो, अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग इट्स इंटरनल कंट्रोल। क्यों अंडरस्टैंड करना, हम पता लगा सके, आइडेंटिफाई कर सके टाइप ऑफ पोटेंशियल मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स और इनकी लाइकलीहुड क्या चांसेस है करेंस होने के, मतलब मटेरियल मिसस्टेटमेंट पोटेंशियल आइडेंटिफाई कर सके ये, और सेलेक्ट कर सके हमें कौन सी तरीके की इंक्वायरी, कौन सी तरीके के एनालिटिकल अदर रिव्यू प्रोसेस लगा सके। इसलिए हम अंडरस्टैंड करते हैं। अंडरस्टैंड क्यों कर सकते हैं, जिससे कि हम मटेरियल मिसस्टेटमेंट को आइडेंटिफाई कर सके। सेकंड चीज, सेलेक्ट कर सके इंक्वायरी एनालिटिकल अदर रिव्यू प्रोसीजर को, जिससे कि हम रिपोर्ट को आराम से बेसिस बना सके। ठीक है, सेकंड, अपडेट करते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग को ड्यूरिंग द ऑडिट, अपडेट करते हैं अंडरस्टैंडिंग को ड्यूरिंग द ऑडिट। ठीक है, और अपडेट करते हैं जब प्रोसीजर परफॉर्म कर लेते हैं, जब प्रोसीजर हम परफॉर्म करते हैं तो हम बहुत सारी बातों को इसमें देखते हैं। जब हम प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं ना, अपडेट करने के लिए, अंडरस्टैंडिंग करने के लिए इस पॉइंट के अंदर, तो बहुत सारी बातें करते हैं।
थर्ड पॉइंट कह रहा हूँ, जब प्रोसीजर हम परफॉर्म करते हैं ना, पहले पॉइंट तो वही अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग इंटरनल कंट्रोल। सेकंड पॉइंट वही अपडेट करता रहिए अपने अंडरस्टैंडिंग को। थर्ड पॉइंट क्या है, प्रोसीजर जब तू परफॉर्म करेगा तो उसे भी अपडेट करता चलिए। इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट है। पहला, इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट है। पहला रीडिंग डॉक्यूमेंटेशन करता चलिए, रिव्यू करता चलिए प्रायर इंटरिम पीरियड और करंट ईयर और करस्पॉन्डिंग इंटरिम पीरियड प्रायर ईयर, तो ये सब रिव्यू करता चलिए। फिर आइडेंटिफाई मैटर दैट में अफेक्ट द करंट पीरियड IFI, वो देखते रहिए। फिर दूसरा पॉइंट नहीं, बी पॉइंट उसी का ही, थर्ड पॉइंट का बी पॉइंट, थर्ड पॉइंट का ए पॉइंट, डॉक्यूमेंटेशन का रीड करना, रिव्यू करना प्रायर इंटरिम पीरियड, करंट ईयर, करस्पॉन्डिंग इंटरिम पीरियड, प्रायर ईयर, ये सब देखना। आइडेंटिफाई करना मैटर दैट में अफेक्ट द करंट पीरियड, ठीक है। बी पॉइंट क्या हो गया, सिग्निफिकेंट रिस्क को देखना। सी पॉइंट रीसेंट एनुअल एंड कंपेरेबल प्रायर पीरियड IFI। डी पॉइंट कंसिडर करता रहिए मटेरियलिटी को। फोर्थ ई पॉइंट नेचर ऑफ एनी करेक्टेड मटेरियल स्टेटमेंट, या फिर कोई भी तेरे को आइडेंटिफाई अनकरेक्टेड इमैटेरियल चीज़ें मिली हैं, इमैटेरियल स्टेटमेंट मिली है, तो वो देख लियो। फिर एफ पॉइंट मटेरियल वीकनेसेस चेक कर लियो। तो ये थर्ड पॉइंट के बेसिकली क्या है, ये 6 पॉइंट है जो मैंने तेरे को बताए हैं, ध्यान रखियो, ठीक है। अब नेक्स्ट तेरा प्रोसीजर परफॉर्म कर लिया, तूने अपने आप को अपडेट कर लिया। तीन, ठीक है, दोबारा से बताता हूँ, तीन पॉइंट क्या थे। अपडेट कर, अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इंटरनल कंट्रोल, वही देख लिया। फिर तूने अपने आप को अंडरस्टैंड कर लिया, अपडेट कर लिया तूने अपने, फिर तूने प्रोसीजर परफॉर्म किया, तब अपडेट कर लिया। अब तेरी बात ही आती ऑब्टेन करना, क्या सफिशिएंट अंडरस्टैंडिंग लेना ऑफ इंटरनल कंट्रोल को। अब तेरी बारी आती है इंटरनल कंट्रोल की सफिशिएंट अंडरस्टैंडिंग लेना। फिर फिफ्थ पॉइंट क्या हो जाएगा तेरा, डिटरमाइन, क्या डिटरमाइन करना बेटा, रिव्यू प्रोसीजर देखेगा कंपोनेंट का भी, समझ में आ गई। रिव्यू प्रोसीजर देख ले कंपोनेंट का भी, और कम्युनिकेट कर दो ये मैटर किसी अदर ऑडिटर को, समझ में आ गया। तो रिव्यू प्रोसीजर अपना नहीं, कंपोनेंट का भी देखना है और कम्युनिकेट भी करना है। सिक्स्थ पॉइंट बता दे बस, तो ऑडिटर को बता दियो, सिक्स पॉइंट में बता दियो कि भाई साहब वो ऑडिटर जिसने अभी तक का परफॉर्म नहीं किया, क्या ऑडिट ऑफ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो उससे बोल दो कि भाई अंडरस्टैंडिंग ले ले ऑफ द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग इट्स इंटरनल कंट्रोल। तो ये 6 पॉइंट था, थोड़ा वैसे था, मतलब समझ में ही नहीं, अलग ही पॉइंट डाल रखा, कोई नहीं, लेकिन तू ध्यान रख लो क्या 6 पॉइंट है। उस ऑडिटर को बता दो जिसने अभी तक का एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट नहीं करे हैं, तो उससे कह दियो कि भाई ऑब्टेन कर ले अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी एंड इट्स इंटरनल एनवायरनमेंट एंड इंक्लूडिंग इट्स इंटरनल कंट्रोल। तो ये तेरा 6 पॉइंट हो गया। तो ये तेरे पूरे सारे के सारे 6 पॉइंट हो गए, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग इट्स इंटरनल कंट्रोल। समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया, ठीक है भाई साहब। अब 6th पॉइंट आ रही है इंक्वायरी, एनालिटिकल एंड अदर रिव्यू प्रोसीजर। टॉपिक का क्या नाम है, इंक्वायरी करना, एनालिटिकल करना एंड अदर रिव्यू प्रोसीजर। देख सबसे पहली बात, क्या क्या प्रोसीजर करेगा, बहुत सारे पॉइंट है इसमें, जो मैं बोलता जा रहा हूँ बस वही ध्यान रखना। पहला, रीडिंग कर लियो मिनट्स को, मिनट्स को रीडिंग करेगा तो वही सीधी सी बात है, मीटिंग देख लो शेयर होल्डर की, मिनट्स के अंदर ही बता रहा हूँ तेरे को। जब तू रीडिंग कर रहा होगा मिनट्स को, तो मीटिंग देख लो कब कब उन्होंने मीटिंग करी है, शेयर होल्डर्स ने, TCWG ने, और अदर अप्रोप्रिएट जो भी इनकी कमेटी वगैरह होंगी, मतलब बड़ी कंपनी की बात चल रही है, ठीक है। फिर सेकंड पॉइंट क्या है, कंसिडर कर लियो इफेक्ट ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ ऑडिट और रिव्यू रिपोर्ट। मॉडिफिकेशन ऑफ ऑडिट रिव्यू रिपोर्ट ये कहाँ से आ गया, अबे भाई जब तू प्रीवियस ऑडिट और रिव्यू देख रहा होगा ना, तो उनका एक बार कंसिडर कर लियो इफेक्ट, ठीक है। जब तू प्रीवियस ऑडिट और रिव्यू को देख रहा होगा तो उनका एक बार मैटर कंसिडर कर लियो इफेक्ट क्या है। अगर कोई मॉडिफिकेशन है ऑडिट के अंदर या फिर रिव्यू रिपोर्ट प्रीवियस ईयर की है, तो उसका क्या इफेक्ट है या नहीं, क्या देख लियो। अगर तू इफेक्ट देख रहे हो तो साथ के साथ अकाउंटिंग एडजस्टमेंट भी होगी उसमें, वो देख लियो। अनएडजस्टेड स्टेटमेंट कितने निकले हैं जो अभी तक एडजस्ट नहीं कर रहे, तो ये देख लियो, ठीक है। तो दूसरे पॉइंट में कंसिडर करना है तेरे को, क्या इफेक्ट बता दे। 3 पॉइंट क्या, मॉडिफिकेशन ऑफ ऑडिट रिव्यू रिपोर्ट, अकाउंटिंग एडजस्टमेंट, अनएडजस्टेड मिसमेच। थर्ड पॉइंट, कम्युनिकेट करना विद अदर ऑडिटर्स। कम्युनिकेट करना विद अदर ऑडिटर्स को, क्या, क्यों, रिव्यू देखने के लिए। भाई सिग्निफिकेंट कंपोनेंट को भी तो देखेगा अपने प्रोसीजर जब तू परफॉर्म कर रहा होगा, हाँ, तो फिर कम्युनिकेट कर लियो अदर ऑडिटर से भी। समझ में आया, हाँ समझ में क्या आया कि भाई मैं कम्युनिकेट करूँगा अदर ऑडिटर से। अगर मेरे को ऐसा लगता है कि भाई मैं जो प्रोसीजर जिस कैंडिडेट का करने जा रहा हूँ उसका क्या है, सिग्निफिकेंट कंपोनेंट है, तो मैं कम्युनिकेट भी करता हूँ अदर ऑडिटर के साथ। फोर्थ पॉइंट, इंक्वायरी कर लियो मैनेजमेंट से। अब इसके अंदर क्या है, 3-4 पॉइंट है वो लर्न कर लियो। इंक्वायरी कर लियो मैनेजमेंट से। इंक्वायरी क्या करेगा मैनेजमेंट से, सिंपल है। इंक्वायरी जब तू मैनेजमेंट से करेगा तो
क्या क्या पूछेगा, पहले ये पूछेगा भाई आपके जो IFI है हैज़ बीन प्रिपेयर एंड प्रेजेंट एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क करते हैं नहीं। सेकंड चीज़, अगर कोई चेंजेस हुए इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड इन द मेथड ऑफ अकाउंटिंग, ये पूछ लियो। क्या पूछेगा, पहले तो एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क प्रिपेयर एंड प्रेजेंटेड कर रहे हैं नहीं ये। फिर बोलियो अगर चेंज इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल है और इन द मेथड ऑफ है, ये इंक्वायरी कर लियो। ये इंक्वायरी चल रही है, चेंज इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल है तो फिर तो इंक्वायरी कर लियो। अगर कोई न्यू ट्रांजेक्शन आई है जो कि नेसेसिटेट है न्यू अकाउंटिंग प्रिंसिपल के लिए, वो देख लियो। अनयूजुअल और कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस है तो वो इंक्वायरी कर लियो। रिलेटिव पार्टी ट्रांजेक्शन करी है, अप्रोप्रिएटली अकाउंटेड है, वो भी पूछ लियो। सेकंड ऑप्शन अगर चेंजेस करे किस में, कमिटमेंट एंड कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस में, कंटीजेंट लायबिलिटी में इंक्लूडिंग लिटिगेशन और क्लेम में, तो वो भी पूछता चलियो। ठीक है। और लास्ट पॉइंट मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर यू, कंप्लायंस विद डेट कोवेनेंट्स है नहीं, तो वो भी देखता हुआ चलिए। तो ये तेरे को बातें इंक्वायरी करने के पूछनी है। मैंने तेरे को 5 पॉइंट बताए, दोबारा से रिपीट कर फटाफट से। IFI प्रिपेयर प्रेजेंटेड एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है या नहीं। दूसरा, चेंजेस इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल है तो वो देख लियो। न्यू ट्रांजेक्शन आई तो वो पूछ लियो। इन अनयूजुअल और कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है वो पूछ लियो। रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन है वो पूछ लियो। सिग्निफिकेंट चेंजेस है किसके अंदर, कमिटमेंट कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन या फिर कंटीजेंट लायबिलिटी इंक्लूडिंग लिटिगेशन और क्लेम है, तो वो पूछ लियो। कंप्लायंस विद डेट कोवेनेंट है तो वो पूछ लियो। अब प्रोसीजर टू परफॉर्म ये जो ये इंक्वायरी कर ली मैनेजमेंट से, इन सब पॉइंट के बारे में बात कर ली। ठीक है। अब तेरा नेक्स्ट पॉइंट आता है क्या, जो हेडिंग है ना उसके हिसाब से तो पॉइंट्स बनाइए। हेडिंग क्या बताई थी मैंने, इंक्वायरी एनालिटिकल एंड अदर रिव्यू प्रोसीजर, तो उसी के हिसाब से अपना तेरा अगला प्रोसीजर चलता रहेगा। पहला क्या चलेगा, वही छाप दियो वो हेडिंग के हिसाब से। क्या कि भाई मैं करूँगा एनालिटिकल प्रोसीजर, अप्लाई करूँगा एनालिटिकल प्रोसीजर जो आइडेंटिफाई कर सकूँ अनयूजुअल रिलेशनशिप एंड इंडिविजुअल आइटम्स को। मैं वही बन गया ना 5th पॉइंट, अप्लाई करना एनालिटिकल प्रोसीजर। फिर 6th पॉइंट, रीडिंग करियो इंटरनल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को। ठीक है, जिससे कि तो पता लगे कि हाँ कि भाई ये नोट, अगर तेरे को पता लग सके कि हाँ ये कि भाई प्रिपेयर है नहीं इस पर ठीक है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है, तो रीडिंग करता हुआ चलियो। 7th पॉइंट, परफॉर्म करियो रिव्यू प्रोसीजर। बोला था ना उसमें, इंक्वायरी करना, हेडिंग ने एनालिटिकल करना एंड अदर रिव्यू प्रोसीजर करना, तो इसके अंदर जो अदर रिव्यू प्रोसीजर है तो वही दोबारा से पॉइंट बना दे 7वां कि भाई मैं परफॉर्म करूँगा रिव्यू प्रोसीजर। क्यों, बिफोर भी करूँगा और सिमल्टेनियसली करूँगा साथ के साथ, जब प्रिपरेशन चल रहा होगा हमारा IFI का, तो बिफोर पहले भी करूँगा और साथ के जब IFI प्रिपेयर हो रहा हूँ उसके साथ भी मैं परफॉर्म करता चलूँगा रिव्यू प्रोसीजर। ठीक है। 8वां पॉइंट क्या है, डज नॉट रिक्वायर कोरोबेटिंग इंक्वायरी अबाउट लिटिगेशन और क्लेम। ध्यान रखिए। नया टॉपिक, कलेक्शन ऑफ एविडेंसेस के बारे में बात कर रहा हूँ। कलेक्शन ऑफ एविडेंसेस में तेरे को ऊपर से बता देता हूँ। 4 पॉइंट पहले भी दिमाग में रखना, फिर इसके इन डेप्थ घुसते हैं। पहला 4 पॉइंट क्या रखना है, कलेक्शन ऑफ एविडेंसेस कर रहे, ध्यान रखिए। तो पहले करेगा ऑब्टेन एविडेंसेस, फिर सब्सिक्वेंट इवेंट को देखेगा तो इंक्वायरी करेगा। इंक्वायरी के मतलब 2 पॉइंट आ जाते हैं जो दूसरा तीसरा बन जाता है। पहला इंक्वायरी करेगा सब्सिक्वेंट इवेंट्स की रिगार्डिंग, इंक्वायरी करियो गोइंग कंसर्न से रिलेटेड, और फिर मेथड एडजस्टमेंट अगर तुझे लगता है यहाँ पे होएगी तो तब भी तेरे को ये मेटेरियल एडजस्टमेंट क्यों आ गया भाई, मेटेरियल एडजस्टमेंट देख लियो ना। मेटेरियल एडजस्टमेंट आ गई तो दोबारा से तेरे को एडिशनल इंक्वायरी और अदर प्रोसीजर करने पड़ सकते हैं ना एविडेंस कलेक्ट करने के लिए। तो फिर ये वाला भी पॉइंट भी कंसिडर, ध्यान रखियो। 4th पॉइंट, मेटेरियल एडजस्टमेंट अगर तेरे को मिल जाए तो लगता है कि हाँ नीडेड है तो अब इसके अंदर घुसता है। तो ये 4 ऊपर से बता दिए। पहला, ऑब्टेन करियो एविडेंसेस को, ऑब्टेन करेगा एविडेंसेस तो फिर ये देख लो कि भाई हाँ रिकनसाइल कर रहे हैं नहीं। ऑब्टेन एविडेंसेस कर लेगा तो ये देख लो जो तेरे IFI है वो एग्री करते हैं नहीं। एग्री कैसे देखेगा, अबे भाई रिकनसाइल करके अकाउंटिंग रिकॉर्ड से अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट से रिकनसिलेशन भी तो देखता है जब तो ऑडिट करता है, तो वही रिकनसिलेशन कर रहे हैं हम। सीधी सी बात है, एविडेंस को ऑब्टेन करके हाँ IFI एग्री और रिकनसाइल करते हैं या नहीं, कैसे, अकाउंटिंग रिकॉर्ड से और अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट से, सब चेक करके। सेकंड पॉइंट में तेरे को बताया था इंक्वायरी करना है तेरे को, इंक्वायरी मैनेजमेंट से पूछना है कि भाई हाँ जी कोई ऐसा कोई इवेंट अगर हमारी अप टू डेट ऑफ रिपोर्ट जो भी हम डेट बनाने अब तो हमारी अभी तक का जब हम रिपोर्ट डेट कर रहे हैं, रिपोर्ट डेट बना रहे हैं, कोई ऐसा कोई इवेंट अगर अगर हुआ है जो कि एडजस्टमेंट चाहिए या फिर डिस्क्लोजर है IFI में, तो हमें बता दीजिए। तो ये था तेरे को सब्सिक्वेंट, सीधी बात सब्सिक्वेंट इवेंट का तेरे को क्या करना है, इंक्वायरी करना है। ठीक है, अगर कोई ऐसा कोई सब्सिक्वेंट इवेंट हुआ है अप टू द डेट ऑफ रिपोर्ट तो हमें बता दो, जिससे कि हम एडजस्टमेंट डिस्क्लोजर कर सके इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फिर गोइंग कंसर्न तेरे को तीसरा पॉइंट बताया था। गोइंग कंसर्न में तेरे को देखना है
गोइंग कंसर्न में देखना है कि हाँ भाई मैनेजमेंट तुम एसेस करते हो नहीं अपनी एबिलिटी टू कंटिन्यू एज ए गोइंग कंसर्न, ठीक है। अगर तुझे लगता है कि सिग्निफिकेंट, पहले तो वही कर लियो भाई, असेसमेंट देखो मैनेजमेंट असेसमेंट करती है या नहीं कि भाई हाँ गोइंग कंसर्न को है हाँ या ना। अगर तुझे लगता है सिग्निफिकेंट डाउट हो रहा है तेरे को सिग्निफिकेंट डाउट हो रहा है एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज ए गोइंग कंसर्न, तो मैनेजमेंट से इंक्वायरी कर लियो, पूछ लियो कि भाई तुम्हारे प्लान्स क्या है फॉर फ्यूचर एक्शन, प्लान्स क्या है, फिजिबिलिटी ऑफ प्लान्स क्या है और आउटकम ऑफ द प्लान्स क्या है। कंसिडर कर लियो एडिक्वेसी ऑफ डिस्क्लोजर ऑफ सच मैटर इन आईएफआई। इसी एडिक्वेसी ये जो सिग्निफिकेंट डाउट ओवर द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न है, इसके एजुकेशन ऑफ डिस्क्लोजर्स इन अपने आईएफआई में दिखाया है या नहीं, तो ये भी बात करता हुआ चल लियो। ये थर्ड पॉइंट के अंदर के पॉइंट्स हो गए, समझ में आ गए। अगर देख डाउट हुआ, सीधी सी बात है, एडिक्वेट डिस्क्लोजर तो आईएफआई में देना ही पड़ता है, तुझे भी पता है यार ये मैटर है। डाउट तुम्हें हो रहा है और तुम्हें डिस्क्लोजर नहीं दिया, गलत बात है ना। मैनेजमेंट से पूछो तुम प्लान फॉर फ्यूचर एक्शन क्या है, फिजिबिलिटी ऑफ प्लानिंग क्या, आउटकम ऑफ द प्लान क्या है, सिंपल है ना बॉस। फोर्थ पॉइंट मैंने तेरे को बताया था यहाँ पे, अगर तेरे को मटेरियल एडजस्टमेंट तुझे लगता है कि हाँ नीडेड है, तो फिर सिंपल सी बात है दोबारा से एडिशनल इंक्वायरी करियो, परफॉर्म करियो अदर प्रोसीजर, जिससे कि तू क्या कर सके, एक्सप्रेस कर सके कंक्लूजन इन रिपोर्ट, ये तभी तो कर पाएगा जब तू परफॉर्म करेगा दोबारा से एडिशनल इंक्वायरी और परफॉर्म करेगा अदर प्रोसीजर की, ठीक है, समझ में आ गया। तो मटेरियल एडजस्टमेंट नीडेड का भी ध्यान रखिए, फोर्थ पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट आता है तेरे मैनेजमेंट का रिप्रेजेंटेशन। जब ऑडिटर WR ले रहा होगा मैनेजमेंट से, तो मैनेजमेंट को क्या क्या बातें बतानी है, 4 बातें बतानी है भाई, ध्यान रखिए। पहले मैनेजमेंट ये बताएगा कि भाई हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या, डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल, समझ में आ गया। सेकंड पॉइंट, हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर एंड प्रेजेंट करें एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, सेकंड पॉइंट। थर्ड ये बताएगा कि भाई जो भी अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट का इफेक्ट है वो क्या है, इमैटेरियल इन नेचर है, क्या है, इमैटेरियल इन नेचर है। और इसकी जो समरी है वो अटैच कर देगा WR के साथ, मतलब वही जो भी अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट है उसकी समरी क्या है, अटैच कर देगा WR के साथ। फिर फोर्थ पॉइंट तेरे को बताना है, डिस्क्लोज करना ऑडिटर को, मैनेजमेंट तुझे कह रहा हूँ डिस्क्लोज करना ऑडिटर को, क्या, सारे सिग्निफिकेंट फैक्ट जो भी तेरे को फ्रॉड और सस्पेक्टेड फ्रॉड तेरे को लगते हैं वो सारे बातें बता दियो, रिजल्ट बता दियो जो भी तूने असेसमेंट ऑफ रिस्क करा है, मैनेजमेंट तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी करती है ना असेसमेंट ऑफ रिस्क करने की, तो उसका रिजल्ट बता दियो, सारी की सारी बातें बता दियो, मतलब ऑल नॉन एक्चुअल और पॉसिबल नॉन कंप्लेंसेस के बारे में बता दियो, अगर तूने लॉज एंड रेगुलेशंस का कुछ अगर तूने नॉन कंप्लेंस कराया वो बता दियो, जो भी सिग्निफिकेंट इवेंट्स अकर हुए हैं बिटवीन द बैलेंस शीट डेट और जो हमारी अब तक अप टू द डेट ऑफ रिपोर्ट तक का जो भी अगर सिग्निफिकेंट इवेंट अकर हुए हैं तो वो भी डिस्क्लोज कर दियो। तो WR में सब पे तेरे को बताना है, क्या दोबारा से बोलो, सिग्निफिकेंट फैक्ट रिलेटिंग टू फ्रॉड, रिजल्ट ऑफ असेसमेंट ऑफ जो रिस्क तूने करा होगा, ऑल पॉसिबल नॉन जो भी तू जानता है, नॉन कंप्लायंस जो भी तूने करा, लॉज एंड रेगुलेशन, और जो भी सारे सिग्निफिकेंट इवेंट्स है दैट हैव अकर्ड बिटवीन द डेट ऑफ द फाइनेंशियल डेट एंड देयर अप टू द डेट ऑफ रिपोर्ट, तो वो भी सब बातें हुई डिस्क्लोज करता हुआ चलिए अपने मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन के अंदर, ध्यान रखियो। यहाँ पे अब नेक्स्ट टॉपिक बहुत ही जानदार ज़बरदस्त, ऑडिटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है अगर तेरे को कुछ ऐसा कंपनी इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो मतलब 720 के बारे में बात चल रही है मेरे दोस्त, 720 यहाँ पे लगा रहा है, मतलब पहला पॉइंट, अगर तेरे को रीड, पहले तो तेरे को तो रीड करना है दर इन्फॉर्मेशन, ठीक है, आइडेंटिफाई करना कुछ एनी मेटेरियल इनकन्सिस्टेंसी तो नहीं है विद आईएफआई के साथ, तो देख, तो पहले रीड दर इन्फॉर्मेशन चलता हुए कंपेयर, रीड मतलब रीड करेगा तो तू देखेगा कि मैं कोई मेटेरियल इनकन्सिस्टेंसी तो नहीं है हमारे आईएफआई के साथ। सेकंड पॉइंट, अगर तेरे को लगता है, सेकंड पॉइंट मिल गया भाई, ले आइडेंटिफाई हो गया मेटेरियल स्टेटमेंट वो मेटेरियल इनकन्सिस्टेंसी यार, तो फिर तेरे को क्या करना है, तो फिर ये तेरे को देखना है कि भाई आईएफआई और जो भी अदर इन्फॉर्मेशन है अमेंड करने की ज़रूरत तो नहीं है, अगर अमेंड करने की ज़रूरत नहीं है तेरे को लगता है तो फिर ठीक है, अगर तेरे को लगता है हाँ अमेंड करने की ज़रूरत है, कोई से कुछ भी कर सकता है या तो आईएफआई या फिर अदर इन्फॉर्मेशन, तो फिर इस केस के अंदर क्या करेगा मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट से पूछेगा, इवैल्यूएट करेगा मैनेजमेंट एक्सेप्ट करती है या नहीं इस बात को अमेंड करने से, अगर एक्सेप्ट कर लेती है फिर तो वेल एंड गुड, और कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अगर एक्सेप्ट नहीं करती है इस मैनेजमेंट की इस अमेंडमेंट को, तो फिर तू क्या करेगा, इम्पैक्ट देखेगा अपनी रिपोर्ट में, इम्पैक्ट, और रिपोर्ट में क्या देखेगा, इम्पैक्ट कंसिडर करेगा, इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट कंसिडर क्या करेगा कि भाई या तो देख 3 बातें कर सकते हैं अपनी रिपोर्ट के अंदर, पहला या तो एडिशनल पैराग्राफ डाल दियो और डिस्क्राइब कर दो भाई ये मेटेरियली इनकन्सिस्टेंसी हमें पाई गई है, एडिशनल पैराग्राफ डाल के मेटेरियल इनकन्सिस्टेंसी बता दियो। दूसरा
ये बता दियो, मतलब ये बता मत दियो, मतलब होल्ड करके रखियो इशुएंस ऑफ रिपोर्ट, रिपोर्ट ही इशू मत करियो, ठीक है, जब तक वो अमेंडमेंट करते नहीं, तो मतलब विद होल्ड करके रखियो इशुएंस ऑफ रिपोर्ट। तीसरा, ये विड्रॉ कर जाइए, सिंपल सी बात है, इन्हें कर रहे अमेंडमेंट, विड्रॉ कर दो, सिंपल सी बात है। 3 पॉइंट एडिशनल पैरा डाल दियो, विद होल्ड कर दियो इशुएंस ऑफ रिपोर्ट को, या फिर विड्रॉ कर दियो इंगेजमेंट से, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट बता दी इसी बात पे, क्या तूने रीड कर लिया, द रिफॉर्मेशन मेटेड इनकन्सिस्टेंसी आइडेंटिफाई भी कर ली। थर्ड पॉइंट में MMI, अगर तेरे को अदर इन्फॉर्मेशन मटेरियल स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट मिला है तो मैनेजमेंट से तो डिस्कस कर ले, ये वाला पॉइंट तो भूल ही है, तो मैनेजमेंट से क्या कर लियो, डिस्कस कर लियो। दूसरे पॉइंट में क्या करा था मैनेजमेंट से, भाई उसका एवेल्युएशन करा था ऊपर नीचे, क्या करना है थर्ड पॉइंट में डिस्कस करना है मैनेजमेंट के साथ, ठीक है। तो अगर तेरे को अदर इन्फॉर्मेशन मिला, मटेरियल स्टेटमेंट मिली, डिस्कस विद मैनेजमेंट, तो ये 3 पॉइंट का ध्यान रखिए। 720 खत्म। जरा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन भी इंपॉर्टेंट है कि भाई किस किस बातों पे क्या करना चाहिए, कम्युनिकेशन करना चाहिए, इस पे भी भाई क्वेश्चन बन सकता है। कम्युनिकेशन है भाई, देख पहले ओवरव्यू दे देता हूँ कितनी बातों पे तेरे को कम्युनिकेशन करना है, ओवरऑल आइडिया हो जाए, फिर अंदर घुसते हैं। पहला, अगर तेरे को कोई ऐसी चीज़ मिल जाती है जो कि मैटर है, जो कि मटेरियल है, मैटर ऐसा है मटेरियल है, एडजस्टमेंट चाहता है वो IFI के अंदर, तो वो कम्युनिकेशन करूँगा। मैनेजमेंट का रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली है या नहीं, वो कम्युनिकेट करूँगा। TCWG के रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली है या नहीं, वो रिस्पॉन्ड करूँगा। अगर मेरे को नॉन कंप्लाइंस मिल जाता है, लॉज एंड रेगुलेशन मतलब फ्रॉड वगैरह मिल जाता है, तो वो कम्युनिकेट करूँगा। अगर कोई मुझे ऐसा रेलेवेंट मिल जाता है जो कि हाँ रिलेटेड टू गवर्नेंस इंटरेस्ट विद TCWG, तो वो कम्युनिकेट करूँगा। तो ओवरऑल आइडिया मैंने तुझे बता दिया, अब इसके अंदर घुसते। तो ये 5 बातें हैं जिसके अंदर तेरे को कम्युनिकेशन ज़रूरी होती है, और सही भी बात है, ध्यान से सोच, सब पता लग जाएगा। पहला, मैंने बच्चे जी क्या बताया था पहला, कि भाई अगर कोई ऐसा मटेरियल है जो कि मटेरियल है और वो एडजस्टमेंट, वो मटेरियल है, तो भाई एडजस्टमेंट चाहता है IFI के अंदर, तो मैं सबसे पहली बात कम्युनिकेट किससे करूँगा, तो अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ मैनेजमेंट को। समझ में आ गया। अगर कोई वैसा कोई मटेरियल मेरे को मिला जो कि मटेरियल में और एडजस्टमेंट चाहता है, तो मैं किससे कम्युनिकेट करूँगा, मैंने वो अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ मैनेजमेंट को। समझ में आ गई। सेकंड पॉइंट मैंने बताया था कम्युनिकेशन क्यों ज़रूरी है, मैं इवेलुएट करता हूँ क्या मैनेजमेंट रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली कर रही है या नहीं, तो इस केस के अंदर भी कम्युनिकेशन ज़रूरी है। मतलब मैं देखता हूँ, इवेलुएट करता हूँ मैनेजमेंट का रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली है नहीं, अगर मैनेजमेंट अप्रोप्रिएटली है ओके वेल एंड गुड, नहीं है इन्फॉर्म करता हूँ TCWG को ओरली और राइटिंग में, TCWG को बताता हूँ। थर्ड पॉइंट में मैं खुद ही TCWG का रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली चेक करता हूँ, इवेलुएट करता हूँ, TCWG का खुद ही मैं इवेलुएट करता हूँ क्या रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली है ही नहीं, विद इन अ रीजनेबल टाइम है ही नहीं। अगर अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहा है TCWG फिर तो ठीक है, अगर नहीं कर रहा तो मैं फिर इसमें 3 पॉइंट का ध्यान रखूँगा, TCWG रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली नहीं कर रहा है तो क्या 3 बातें, मॉडिफाई कर दूंगा भाई रिपोर्ट, तो अप्रोप्रिएटली रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, या तो मैं विड्रॉ कर जाऊँगा, या तो मैं विड्रॉ वो मॉडिफाई कर दूंगा रिपोर्ट, या तो मैं विड्रॉ कर जाऊँगा फ्रॉम द एंगेजमेंट से, या फिर पॉसिबल रिजाइनिंग फ्रॉम द अपॉइंटमेंट ऑडिट द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ही नहीं, ये देख लूँ, या तो रिजाइन दे दूँगा। समझ में आ गया। मतलब रिजाइन नहीं दे देगा, बोल देगा भाई नहीं मैं तुम्हारा ऑडिट नहीं कर सकता, तुम सालो रिव्यू में ऐसा कर रहे हो, तो तुम जब मैं तुम्हारा ऑडिट करूँगा पूरे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, जब मैं अपॉइंटमेंट हो जाऊँगा फॉर योर द ऑडिट ऑफ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फिर तो कुछ दोगे ही नहीं, तो पॉसिबिलिटी है कि तुम रिजाइनिंग भी कर सको। तो यहाँ पे 3 केस ध्यान रखियो, अगर TCWG रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली नहीं कर रही, क्या मॉडिफाई कर दी रिपोर्ट, या तो विड्रॉ कर जा एंगेजमेंट से, या तो बोल दी कि भाई मैं पॉसिबिलिटी है रिजाइनिंग भी कर सकता हूँ, किसके रिगार्डिंग, अगर तुम्हारा ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल जब मैं करूँगा, तो ये बात का जरूर ध्यान रखियो। फोर्थ पॉइंट क्या था, कब कम्युनिकेशन की ज़रूरत होती है, अगर तेरे को लगता है कि भाई हाँ देखो फ्रॉड मिल गया या फिर नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन है, तब कम्युनिकेशन की ज़रूरत होती है। इसे कम्युनिकेट करेगा ये तो बता दे फ्रॉड मिल गया, भाई वही अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ मैनेजमेंट या फिर TCWG की, और कंसिडर करूँगा इम्प्लीकेशन ऑफ रिव्यू क्या होएगा हमारा, है ना, इसका इम्प्लीकेशन में मेरे को चेक करते हुए चलना है। फ्रॉड मिल गया मैनेजमेंट से बता दूँगा, मतलब तीसरे पॉइंट के चौथे पॉइंट के अंदर तो इसने दूसरे और तीसरे पॉइंट को कवर कर लिया कि भाई मैं मैनेजमेंट को भी रिस्पॉन्ड करूँगा, TCWG को भी रिस्पॉन्ड करूँगा कि मेरे को कोई एग्जिस्टेंस ऑफ फ्रॉड और नॉन कंप्लाई विद लॉज एंड रेगुलेशन मिल जाता है। तो फिफ्थ पॉइंट के अंदर कम्युनिकेट करता हूँ क्या रेलेवेंट मैटर्स जो भी मेरे को लगते हैं, और गवर्नेंस इंटरेस्ट विद TCWG के साथ कि हाँ मेरे को ये करने चाहिए, तो वो रेलेवेंट मैटर्स में क्या है TCWG के साथ कम्युनिकेट करता हूँ। समझ में आ गया। यहाँ पे कम्युनिकेशन का मतलब पूरा ओवरऑल क्या मैं कह सकता हूँ ओरली है, नहीं डॉक्यूमेंट सच कम्युनिकेशन भी करना है, ओरली नहीं डॉक्यूमेंट करना है, सारी की सारी सच कम्युनिकेशन को तो ध्यान रखिए, सारे के सारे 5 पॉइंट खत्म ये टॉपिक। अब तेरी नेक्स्ट हेडिंग आती है रिपोर्टिंग द नेचर एक्सटेंट एंड रिजल्ट ऑफ रिव्यू ऑफ IFI। ये पूरी की जो रिपोर्टिंग है वही टाइटल एड्रेस ये सब उसमें भी देख लियो, बुक के अंदर इंपॉर्टेंट है भाई, देख लियो हमसे भी बन सकता है, लाइन वाइज देख लियो क्या है क्या नहीं, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग हमारी आती है डिपार्चर फ्रॉम द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, मतलब समझ में आ गया गड़बड़ है यहाँ पे हमें एक्सप्रेस करने क्वालिफाइड है या फिर एडवर्स ओपिनियन दे रहे इस टॉपिक के अंदर, तो हमें ये देखना है ऐसे नंबर 705। अब देख क्या करना है क्या नहीं, देख
अगर तेरे को ऐसा कोई लगता है कि भाई हाँ ये मटेरियल एडजस्टमेंट चाहिए, इज़ नीडेड टू IFI है, तो एक्सप्रेस कर दियो क्वालिफाई या फिर एडवर्स कंक्लूजन। अगर वो कुछ नहीं करते तो मटेरियल एडजस्टमेंट है तो क्वालिफाई या फिर एडवर्स ओपिनियन दे। मटेरियल एडजस्टमेंट है IFI के रिलेटेड तो क्वालिफाई या फिर एडवर्स ओपिनियन। दूसरा पॉइंट, अगर IFI प्रिपेयर है एज पर मेटेरियल रिस्पेक्ट एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क फिर तो ठीक है। अगर नहीं है एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क तो मैनेजमेंट से पूछे, हाँ जी रेक्टिफाई करो इस सच मिस स्टेटमेंट को, कर देती है फिर तो। अगर नहीं करती है मॉडिफाई कर दो रिपोर्ट को और एक्सप्लेनेशन पैराग्राफ डाल दियो अपने, इंक्लूड एन एक्सप्लेनेशन पैराग्राफ इन रिपोर्ट, बता दियो कि भाई क्वालिफाई कर दियो एंड क्वालिफाई कर दियो द कंक्लूजन को। समझ में आ गया? मॉडिफाई कर दियो रिपोर्ट को एंड क्वालिफाई कर दियो कंक्लूजन को बाय इंक्लूडिंग एन एक्सप्लेनेटरी पैराग्राफ। ठीक है। थर्ड पॉइंट, अगर तुझे लगता है कि भाई इसका जो इफेक्टिव डिपार्चर है मटेरियल भी है और परवेजिव भी है, भाई सिंपल सी बात है फिर तो क्वालिफाई कंक्लूजन सही नहीं रहेगा, क्योंकि इसका परवेजिवनेस अमाउंट है ना। तो एक्सपेक्ट कर दो सीधी बात है एडवर्स कंक्लूजन। क्या कर देगा? एडवर्स कंक्लूजन को कर दियो। मतलब सेकंड पॉइंट के अंदर ऊपर जो मैंने तुझे बताया कि भाई तेरे को ऐसा कोई पॉइंट मिला जो कि मटेरियल मिसरिस्पेक्ट है, एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क नहीं बनाए, प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं और उसका जो इसमें जो रेक्टिफाई नहीं करा है, तो उसको कोई दिक्कत नहीं, वहाँ पे क्वालिफाई कंक्लूजन दे सकता है। थर्ड पॉइंट के अंदर अगर तुझे लगता है इसकी इफेक्ट ऑफ डिपार्चर जो है मटेरियल और परवेजिवनेस है, फिर क्वालिफाई कंक्लूजन सही नहीं रहेगा। फिर तो तेरे को क्या करना है? एक्सप्रेस करना है एडवर्स कंक्लूजन। ध्यान रखेगा तीसरे पॉइंट में एडवर्स करना है कंक्लूजन जब मटेरियल और परवेजिवनेस मिला। ऊपर जो है नॉर्मल था तो इसलिए मैंने क्वालिफाई कंक्लूजन दी, और उससे भी पहले जो था वो तो मटेरियल एडजस्टमेंट था, इसलिए मैंने क्वालिफाई और एडवर्स दोनों बोल दिए थे पहले पॉइंट में। तो ये हमारा टॉपिक खत्म। नेक्स्ट पॉइंट आता है लिमिटेशन ऑन स्कोप। लिमिटेशन स्कोप लगा सकते हैं ना बॉस? यस। अगर मैनेजमेंट क्या कर रही है? लिमिटेशन लगा रही है उन स्कोप पे, मतलब प्रिवेंट तुझे कर रही है ऑडिटर फ्रॉम कंप्लेनिंग नो, सीधी सी बात है। और तू अनेबल है टू कंप्लीट द रिव्यू, सिंपल सी बात है। कम्युनिकेट करो इन राइटिंग में टू मैनेजमेंट और TCW से, सिंपल सी बात है। रीज़न बताओ फॉर नॉन कंप्लीशन ऑफ रिव्यू, क्यों नहीं कर पाए? अबे सालों तुम लिमिटेशन लगा रहे हो तो इसलिए मैं रीज़न फॉर नॉन कंप्लीशन ऑफ रिव्यू बता दो भाई, इसलिए मैं नॉन कंप्लीट कर पाया। कंसिडर करो वेदर इट इज़ अप्रोप्रिएट टू इशू रिपोर्ट, अगर तुम्हें लगता है कि भाई रिपोर्ट तो इशू करना है तो फिर तुम देख लो। यहाँ पे मैं क्यों कह रहा हूँ कि भाई अप्रोप्रिएट इशू रिपोर्ट, अबे भाई ज़रूरी नहीं है कि भाई साहब कि अगर मैं मतलब वो नॉन कंप्लीट नहीं कर पा रहा तो भाई नॉन कंप्लीशन ऑफ रिव्यू के कारण मैंने रीज़न भी बता दिए मैनेजमेंट TCW की, तो मैं रिपोर्ट इशू नहीं करा। नहीं, लॉज एंड रेगुलेशन कह भी सकते कि नहीं, लॉज एंड रेगुलेशन कहेंगे कि भाई नहीं तुम्हें तो रिक्वायरमेंट है पूरा के पूरा क्या करने की, रिपोर्ट इशू करने की। तो इस केस के अंदर अगर मेरे को रिक्वायरमेंट है लॉज एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग तो मैं इशू करता हूँ रिपोर्ट, और फिर मैं क्या क्या उसमें लिखता हूँ? डिस्क्लेमिंग कंक्लूजन देता हूँ, ओपिनियन नहीं, डिस्क्लेम करता हूँ कंक्लूजन कि भाई हाँ मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ कंक्लूजन को, क्योंकि मैं कर ही नहीं पाया कुछ तो मैं क्या डिस्क्लेमर ही दूंगा। तो डिस्क्लेमर कंक्लूजन दे देता हूँ, ठीक है। और मैं रीज़न भी बता देता हूँ कि भाई साहब मैं क्यों डिस्क्लेमर कंक्लूजन दे रहा हूँ, रीज़न एंड प्रोवाइड रीजन फॉर नॉन कंप्लीशन ऑफ द रिव्यू। ठीक है, ये मैं जब करता हूँ जब लॉज एंड रेगुलेशन मेरे को कह रहे होगे नहीं कि हाँ तुम्हें तो इशू रिपोर्ट करना है, तो मैं डिस्क्लेमर देता हूँ, सिंपल सी बात है। लिमिटेशन, यहाँ पे एक बात जरूर ध्यान रखिए, लिमिटेशन जो भी है ये भी आंसर में रखिए। लिमिटेशन कब लगाइए? लिमिटेशन इम्पोज बाय द मैनेजमेंट कब लगाइए? बिफोर द एक्सेप्टेंस लगाई तो उस केस के अंदर तो मैं एंगेजमेंट एक्सेप्ट ही नहीं करता अगर बिफोर द एक्सेप्टेंस लगाई होती है तो। अगर आफ्टर द एक्सेप्टेंस लगाइए तो फिर मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करूँगा हाँ जी रिमूव करिए लिमिटेशन। कर देता है तो क्या, अगर नहीं करता तो मैं ऑडिटर से बोलूँगा अनएबल टू कंप्लीट। ऑडिटर क्या रहेगा इस केस के अंदर? फिर कंप्लीट नहीं कर पाएगा रिव्यू, फिर क्या करेगा? एक्सप्रेस करेगा कंक्लूजन को और कम्युनिकेट करेगा इन राइटिंग से मैनेजमेंट को TCW को, और बताएगा कि भाई क्यों तू कंप्लीट नहीं कर पाया, नॉन कंप्लीशन ऑफ रिव्यू का रीज़न तू बता देगा मैनेजमेंट TCW को क्यों नहीं कर पाया। ठीक है, आंसर में एक और पॉइंट लिख दियो क्या? अदर लिमिटेशन के मारे। अदर लिमिटेशन में क्या लिखेगा भाई? जरूरी थोड़ी ना मैनेजमेंट लिमिटेशन लगाएगा। अगर ऐसा कोई लिमिटेशन लगाए जो कि अदर देन दोज इम्पोज बाय द मैनेजमेंट, इस केस के अंदर तू बोल दियो, इस केस के अंदर तेरे को क्या करना है? ऑर्डर क्या करेगा? अनेबल टू कंप्लीट द रिव्यू एंड एक्सप्रेस करेगा इज वॉट क्वालिफाइंग कंक्लूजन। यहाँ पे क्या करेगा? क्वालिफाइंग कंक्लूजन देगा, बोल देगा कि भाई मैं कंप्लीट नहीं कर पाया रिव्यू। क्यों? क्योंकि लिमिटेशन लगाई है। किसने? मैनेजमेंट ने नहीं, किसी और ने। इसकी वजह से मैंने एक्सप्रेस करा है कंक्लूजन। तो ये तेरा अदर लिमिटेशन का पॉइंट हो गया। तो ये बात का ध्यान रखिएगा, ये वाला भी पॉइंट आंसर में लिख दियो। ओके, लास्ट टॉपिक पर तो ये देख ले भाई साहब, यहाँ पे गोइंग कंसर्न भी देख लो भाई। गोइंग कंसर्न भी इंपॉर्टेंट है। 570, अगर तेरे को लगता है कि मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है, तुझे डाउट होता है कि भाई ओवर द गोइंग कंसर्न अजम्पशन पे है, तो इस केस के अंदर तेरे को एडिक्वेट डिस्क्लोजर देना पड़ता है। तुझे भी पता है एडिक्वेट डिस्क्लोजर होना चाहिए IFI के अंदर। अगर वो IFI के अंदर एडिक्वेट डिस्क्लोजर अगर देती है, उसके नेक्स्ट डाउट था, एडिक्वेट डिस्क्लोजर दे दिया था, फिर तो वेल एंड गुड है। मॉडिफाई कर दियो रिपोर्ट को, ऐड कर दियो और EM पैरा। ठीक है,
अबे मॉडिफाई ओपिनियन नहीं करनी, यूएम पैराग्राफ ऐड करना है और मॉडिफाई करना है अपनी रिपोर्ट को कह रहा हूँ मॉडिफाई रिपोर्ट किस तरीके से करेगा मॉडिफाई रिपोर्ट बाय यूएम पैराग्राफ डाल के, समझ में आ गया। यूएम पैराग्राफ में बता दो ये बात। अगर वो नहीं करता मान के चल रही एडिक्वेट डिस्क्लोजर, तब मैं क्या करूँगा, तब अगर वो कर देता है तो यूएम पैराग्राफ में डाल देता हूँ, अगर नहीं करता तो मैं तो एक्सप्रेस करूँगा क्वालिफाई या फिर एडवर्स ओपिनियन। वही क्वालिफाई और एडवर्स तो तेरे को पता ही है। मैटेरियल अनसर्टेनिटी पे बेस्ड है, मैटेरियल अनसर्टेनिटी परवेजिवनेस है तो एडवर्स कर दूंगा, परवेजिवनेस है ये तो क्वालिफाई कंक्लूजन दे दूंगा। तो ये तेरा गोइंग कंसेंस रिलेटेड खत्म टॉपिक। यहाँ पे भी एक और पॉइंट देख लेते हैं डॉक्यूमेंटेशन का। डॉक्यूमेंटेशन किस किस चीज़ का करना है, डॉक्यूमेंटेशन वही जो कि तेरे को लगता है सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट है, भाई इस बेसिस पे मैंने कंक्लूजन ड्रॉ करा है, उसका तो डॉक्यूमेंटेशन तो वो करना है जो कि सफिशिएंट अप्रोप्रिएट टू प्रोवाइड बेसिस फॉर कंक्लूजन एंड सेकंड एविडेंस दैट रिव्यू परफॉर्म एज पर दिस एसआरई एंड एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशन। तो उसका भी डॉक्यूमेंटेशन करते हुए चलना है। कंप्लीट ब्रो।